बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना को तालिब इल्मों के एहतजाज की वजह से मजबूर होकर कल इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर में मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गई। आज हम आपको शेख हसीना की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी थी, यानी वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान का बंटवारा किया और बांग्लादेश का वजूद में लाया। वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को 1971 में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शेख हसीना 28 सितंबर 1947 को पैदा हुई। उनकी जाय पैदाइश बांग्लादेश था, जो कि उस दौर में मशरकी बंगाल या पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने इब्तदाई तालीम बांग्लादेश में ही हासिल की, जो कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान कहलाता था। उसके बाद वो आला तालीम के लिए दूसरे मुल्कों में भी गईं। जब उनके वालिद ने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की तो वो उसमें शामिल थीं। जब उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने अवामी लीग की क़यादत संभाली और अवामी लीग की वुमेन विंग की सरबराह पे रहीं और उन्होंने आज़ादी के जद्दोजहद में अपने वालिद का भरपूर साथ दिया। बांग्लादेश को जब 1971 में आज़ादी मिली तो मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान से रिहा कर दिया गया, तो वो ईस्ट पाकिस्तान पहुंचे तो उनको सदर बनाया गया। लेकिन 1975 में फौजी बगावत के बाद मुजीबुर रहमान के घर पर टैंक चढ़ा दिया गया, जिसमें वो और उनके खानदान के तमाम अफराद हलाक हो गए। लेकिन शेख हसीना उस वक्त अपने शौहर और अपने दोनों बच्चों के साथ भारत में थी, इसलिए बचने में कामयाब हो गई। अपने वालिद की हलाकत के बाद उन्होंने अवामी लीग की क़यादत संभाली और 1981 से बाकायदा तौर पर अवामी लीग की सरबराह मुंतखब हो गई। जब 1991 में आखिरकार फौज ने इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत के हवाले किया तो शेख हसीना अपोजिशन लीडर बन गई। 1996 में वो पहली बार वज़ीर आज़म बनी। 1996 से 2001 तक वो पहली बार वज़ीर आज़म रहीं। उसके बाद दोबारा अपोजिशन में चली गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को किसी भी तरह कोई अच्छा काम करने का मौका ना दिया और आए दिन एहतजाजी रैलियाँ निकालती रहीं। आखिरकार 2009 में वो दोबारा इक़्तिदार में आने में कामयाब हो गई और उसके बाद लगातार 4 इलेक्शन जीते। उनके दौर में अगरचे बांग्लादेश ने बहुत सारे इकोनॉमिक तरक्की की, यानी इक़्तिसादी तौर पर बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बड़ी एशियाई ताकत बन गया और इसको एशियाई टागर कहा गया। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में बेरोजगारी का ज़्यादा कम ना हो सकी। यही वजह है कि लोगों का एतमाद शेख हसीना से आहिस्ता आहिस्ता उठता गया और 2022 में होने वाले आखिरी इलेक्शनों में अक्सर लोगों ने उनके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद शेख हसीना के खिलाफ कमो गुस्सा बढ़ता गया। शेख हसीना उस कमो गुस्से के बावजूद भी अपनी पॉलिसियों पर गामजन रहीं और किसी भी तरह लोगों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार जुलाई 2024 में तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने ऐलान किया कि वो शेख हसीना की पॉलिसियों को नहीं मानेंगे और ख़ासतौर पर इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब्स का 30% कोटा सिर्फ उन लोगों के लिए मुकर्रर है जिनका ताल्लुक उन खानदानों से हो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए। शेख हसीना ने एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात के बजाय पुलिस को उनके खिलाफ इंतहाई बुरे तरीके से कार्रवाई का हुक्म दिया। यही वजह है कि उस प्रोटेस्ट की वजह से तकरीबन बांग्लादेश में 1000 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए और शेख हसीना के खिलाफ कमो गुस्सा बढ़ता गया। शेख हसीना ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ रैलियाँ निकलती रहीं और 4 अगस्त को जबकि इतवार का दिन था, तालिब इल्मों ने पूरे मुल्क में दोबारा से रैली निकालने का ऐलान किया और इस बात का अहद किया कि वो अब शेख हसीना को हटाकर ही रहेंगे। उस दिन भी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद शेख हसीना ने मजबूर होकर इस्तीफ़ा दे दिया और एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत फरार हो गई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया और यही कहा है कि अब एक निगरान हुकूमत आएगी जो कि नया आइन बनाकर इंतखाबात करवाएगी।